देखो वेरी एनबीएफसी में आते हैं 50 टेस्ट पास होना चाहिए। फाइनेंशियल एसेट मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स, इनकम ग्रोथ इनकम ज़्यादा होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स सर्टिफिकेट मिलता है। मिनिमम नेटवर्क फंड 10 करोड़ होना चाहिए, लेकिन अगर पीयर टू पी है, एसेट एग्रीगेटर है या फिर पब्लिक फंड नहीं है तो 2 करोड़ की लिमिट है। और कैटेगरी देखो एनबीएफसी को दो कैटेगरी, डिपॉजिट देंगे नॉन डिपॉजिट देंगे, इसमें सिस्टमेटिक नॉन सिस्टमेटिक, ठीक है। एनबीएफसी एनडीएसआई, एनबीएफसी एनडी, ये एनबीएफसी डिपॉजिट लिखते हैं, ठीक है। ये सब देखिए हाउसिंग बैंक, मर्चेंट, स्टॉक ब्रोकर, इंश्योरेंस, चिट फंड एंड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये 2 मार्क्स लिख लो, आने वाला है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी से एसेट साइज 100 करोड़ से कम है, और 100 करोड़ से कम, और अगर ज़्यादा भी है तो पब्लिक फंड यूज़ नहीं करती है, तो वो उसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एनबीएफसी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। बेस लेयर में क्या जाएगा, अगर अगर वो नॉन डिपॉजिट नहीं लेती है तो इधर जाएगा 1000 करोड़ से, नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है 1000 करोड़ से कम है। एनबीएफसी पीयर टू पीयर एसेट एग्रीगेटर, एनबीएफसी एन ओ एफ सी एच मतलब नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, और जिससे पब्लिक फंड यूज़ ही नहीं कर रही है। मिडिल लेयर में आएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द एसेट साइज, अगर वो डिपॉजिट ले रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 करोड़ से कम ज़्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर यहाँ पे कौन कौन से आएगा, देखो एसपीजी कमांडो, एसपी डीलिंग द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, नहीं स्पेसिफिक प्राइमरी डीलर, ठीक है। एंड उसके बाद एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस फंड, कोल इन्वेस्टमेंट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो ये 2 कंपनी है, ये हमेशा मिडिल लेयर में रहेगी, और ये तीनों कंपनी अपर लेयर में आ सकती है। अपर लेयर में आइडेंटिफाई द आरबीआई टॉप 10 एलिजिबल कंपनी है, टॉप लेयर में रहेगी जो आरबीआई में रहेगी। ये टॉप 10 में अभी अब तक कुछ आइडेंटिफाई नहीं हुआ, आरबीआई इंक्रीज कर सकती है। देखिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले 2 मार्क्स 100% आने वाले हैं यहाँ से। इसमें लिखा है कि जो स्टैंडर्ड ये दोनों है, ये हमेशा मिडिल में रहेंगे, ये दोनों अपर में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आईसीसी क्रिकेट याद आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आईसीसी यानी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, मेलबॉर्न क्रेडिट गवर्नमेंट, एमजीसी उल्टा कर दो तो क्या जाएगा, मॉर्गेज डेट कंपनी, मॉर्गेज गारंटी कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये सब किसी भी लेयर में आ सकते हैं। और गवर्नमेंट कंपनी मिडिल, गवर्नमेंट कंपनी मिडिल, बेस या मिडिल में रहेगा, ठीक है। बेस या मिडिल में रहेगा, ठीक है, अपर में नहीं आएगा जब तक फर्दर नोटिस। देखो एनबीएफसी के बारे में बोला, डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी बोला तो क्या बोला, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बट सम एनबीएफसी टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। और इसमें क्या बोला है, दे डोंट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, बट क्या कैन नॉट इशू चेक डाउन ऑन इटसेल्फ। और क्या बोलते हैं, डीआईसीजीसी का इंश्योरेंस कवर नहीं होगा, और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कोई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले कैपिटल एडिक्यूट तो रिस्क, कैपिटल अपॉन रिस्क वाले एसेट्स में क्या बोलना पड़ेगा। सबसे पहले देखो हमारा जो टायर 1 एंड टायर 2 को मिला के 15% से कम तो होना नहीं चाहिए, और टायर 1 का इंडिविजुअल 10% से कम नहीं होना चाहिए, और अगर वो गोल्ड दे रहा है तो 12% इंडिविजुअल कम से होना चाहिए, ठीक है। और देखो इन सब में रिस्क नहीं है, बस देखो स्टेट गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में भी 0% दिया हुआ है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी दिया हुआ तो 20%, और पीएसयू बॉन्ड है तो 20%, और वो पीसीओडी पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशन डेट है 1 ईयर तो 50%, अदर 100%। देखो प्रोविजन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, जो स्टैंडर्ड में 10% बोलेगा, सब स्टैंडर्ड क्या बोलेगा 0.4%, 0.5%, 0.4, जो बड़ी वाली छोटी वाली को 0.25, और डाउटफुल कितना जाएगा 20-30-50, अनसिक्योर्ड को 100%, और सिक्योर्ड है तो 20-30-50, ठीक है। और कैसे कैसे करेंगे, देखो 6 और 3, और यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4 लिखने का, 6 और 3, 3 और 4 लिखने का वहाँ पे, तो 6×3 = 18, 3×4 = 12, ठीक है, ऐसे लिखने का। और जो छोटा वाला है 3 और 12, ये बड़ी वाली के लिए है, और बड़ा वाला छोटी वाली के लिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या बोलेंगे, जो एनपीए है, लीज एसेट्स एंड हायर वर्किंग इंस्टॉलमेंट, अगर पेमेंट नहीं कर रहे, ओवर ड्यू फॉर पीरियड 12 महीने ज़्यादा हो रहा है, तो वो 3 मंथ स्टिल 3 मंथ के क्राइटेरिया में ही आएगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑडिट प्रोसेस कर रहे हैं, सबसे पहले देखो माओ देख लो, माओ आओ देख लो, एंड उसके बाद बिजनेस पॉलिसी देख लो, मिनट्स देख लो, एंड इंक्वायरी कर लो, पूछ लो, ठीक है। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट, एडिटिंग एनवायरमेंट, इंटरनल कंट्रोल, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल चेक कर लेंगे भाई, रिकवरी कैसे कर रहे हैं वो बात करेंगे, पीरियडिक रिव्यू करेंगे भाई, कि मॉनिटरिंग करेंगे, फॉलोअप करेंगे। एंड आरबी के 45 आई के हिसाब से नेटवर्क फंड 2 करोड़ है, 10 करोड़ बराबर है कि नहीं है, सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला। एनबीएफसी पब्लिक होल्ड है तो लिक्विड एसेट्स बराबर मेंटेन करना चाहिए आरबी के हिसाब से, और क्वालिटी स्टेटमेंट फाइल करना चाहिए, ठीक है। देखो ये बोला गया हुआ कि अगर एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट टेकिंग डायरेक्शंस दिए बताए गए कुछ 2016 के हिसाब से, तो उसके हिसाब से क्या बोला गया हुआ है कि सबसे पहले देखो कि एनबीएफसी प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है कि नहीं, क्रेडिट रेटिंग बताएंगे कि भाई कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग लेंगे, एंड उसको डिपॉजिट रेटिंग से कंपेयर करेंगे, एंड पब्लिक डिपॉजिट देखेंगे एज पर रेटिंग है कि नहीं है, ठीक है। और रेटिंग देखेंगे इंक्रीज डिक्रीज हुई है तो पब्लिक डिपॉजिट भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ होगा, तो उसको भी हम आरबीआई को बताएंगे। अगर डाउनग्रेड बिलो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रेटिंग हुआ है तो फ्रेश डिपॉजिट नहीं लेंगे, एंड देन रिन्यूअल नहीं करेंगे, एक्सेप्ट अगर वॉलंटरी कंसल्ट डिपॉजिट है तो करेंगे। एग्जिस्टिंग डिपॉजिट है टोटली मैच्योरिटी तक रहेगा, और रिपोर्ट आरबी करेंगे 15 दिन के अंदर, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बराबर से, रिटर्न एप्लीकेशन करेंगे डिपॉजिटर से, एक्सेप्टेंस फॉर रिन्यूअल के लिए लिक्विड एसेट सेफ कस्टडी में रहेगा, एंड डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। देखो प्रोडेंशियल नॉर्म के बारे में बताया गया, तो उसमें क्या बोला, कंप्लाइंस विद प्रोडेंशियल नॉर्म है कि नहीं है, जैसे कि इनकम आईआरएसी, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। इसका मतलब क्या था, रिस्क टोटल कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है। इससे अगर एसेट क्लासिफिकेशन बाहर निकल के आया, क्या आएगा कि भाई जो एसेट क्लासिफिकेशन है, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डॉटफुल लॉस जो है प्रोविजन मेड है कि नहीं है। और जो इससे क्या होता है, इसके बाद क्या होता है,
एनपी बनता है। तो इफ़ एनपी है तो रियलाइजेशन बेसिस में है कि नहीं है। और जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनपी जो प्रीवियस एनपी था वो इस साल रेगुलर जो हुआ है वो आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से हुआ या नहीं हुआ है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो ग्रांट किया है डिमांड लोन वो पॉलिसी के हिसाब से है या नहीं है। देखो ये कि हमारा क्या हुआ है कि अगर हमको क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड करना है एनबीएफसी में, तो सबसे पहले क्या क्या आना चाहिए, एक मिस याद आना चाहिए, मिस अप्रोप्रिएशन। तो एक मिस थी जिसने एक मिस जिसने फन में चीटिंग कर दी और फॉरेन एक्सचेंज में इरेगुलरिटीज़ कर दी, ठीक है। तो फन में मिस थी मेरा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ, हम जो पढ़ते हैं तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स नहीं बोलेंगे यहाँ पे, मिस अप्रोप्रिएशन बोलेंगे, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। एंड देन वहाँ पे क्या था, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यहाँ पे फ्रॉडुलेंट करेंगे लेकिन फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट थ्रू फ्रोजन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और उसको करेंगे फन, एक में से फन एफ यू फॉर आएगा, अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड कर दी है फॉर रिवॉर्ड और इलीगल ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। एंड फॉर क्या जाएगा, नेग्लिजेंस एंड कैश आउट जाएगा, जैसे चीटिंग कर दी एंड देन इरेगुलरिटीज इन फॉरेन ट्रांजेक्शन अदर ट्रांजेक्शन, ठीक है। देखो हम क्या मानेंगे, अगर ये जो नेग्लिजेंस था, फन का आ गया था, नेग्लिजेंस कैश शॉर्टेज था, एंड देन उसके बाद क्या था आखिरी में इरेगुलरिटीज फॉर ट्रांजेक्शन, इसमें अगर प्रूव्ड सस्पेक्टेड हुआ है तो भी हम इसको मानेंगे फ्रॉड है। और अगर कैश ट्रांजेक्शन एक 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो हम मानेंगे फ्रॉड है। और अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑडिटर इंस्पेक्टर अगर ये कर रहा है तो हम 5,000 रुपये के ऊपर मानेंगे फ्रॉड है, ठीक है। देखो इसमें बोला गया हुआ है कि ऑडिट चेकलिस्ट करेंगे, आईसीसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी की ऑडिट चेकलिस्ट बताया गया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे, फिजिकली वेरीफाई करेंगे, शेयर एंड सिक्योरिटीज करेंगे, और डिपॉजिटरी से कंफर्मेशन कर लेंगे, और जो डिपॉजिट जो डिविडेंड मिला है उसको डिक्लेयर्ड रिसीव हो गया है, फिर इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, एक्सेप्ट एनपी सब रिकॉर्ड हो गया है कि नहीं हो गया है, और डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर म्यूचुअल कैश बेसिस में होना चाहिए। और 5 क्या बोलेंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चटपटी चीज़ में देखेंगे कि भाई परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, और जो नो लोन ऑन ओन सिक्योरिटीज़। देखो रिपोर्टिंग के बारे में वेरी जो हमने पढ़ा वही सबसे रिपोर्टिंग करना क्या करना है, सबसे पहले कंपनी ने सर्टिफिकेशन किया कि नहीं किया, कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल किया कि नहीं किया 50-50 का, और नेट ऑन फंड बराबर है कि नहीं है। और यहाँ पे बस एक पॉइंट ये है कि ये 2 मार्क्स और दिला सकता है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर इज रिक्वायर्ड विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के पहले फाइनल, जैसे बैलेंस शीट फाइनल होती है उसके 1 महीने के पहले सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिटर मिल जाना चाहिए। शुड नॉट बी लेटर देन 31 दिसंबर ऑफ द ईयर, 31 दिसंबर 30 दिसंबर के पहले, सॉरी 31 दिसंबर 30 दिसंबर, ठीक है। और 30 दिसंबर न्यू ईयर के एक दिन पहले। देखो एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट टेमिंग कंपनी के बारे में बताया गया होगा कि पीछे वाले पॉइंट थोड़ा सिमिलर है। पब्लिक डिपॉजिट टेमिंग कंपनी बोरिंग विद इन, जो बोरिंग से विद इन लिमिट्स में है कि नहीं है, और पब्लिक डिपॉजिट जो रेगुलर अगर पब्लिक एक्सेस ऑफ क्वांटम है तो रेगुलराइज किया कि नहीं किया हुआ है। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो हमने पढ़ा मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड से अगर नीचे आता है तो आरबीआई को बताया कि नहीं बताया, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बराबर है कि नहीं है, सीआरआर प्रिस्क्राइब है कि नहीं है, इंटरेस्ट रिपेमेंट को डिफॉल्ट नहीं किया, फाइल करने में कोई फर्निश्ड रिपोर्ट में कोई फाइल नुकसान तो नहीं किया है ना। देखो अगर नॉन डिपॉजिट टेकिंग कमी तो बहुत ईजी है। सबसे पहले अगर नॉन डिपॉजिट हो तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया होगा वो बता दो, और कोई तुमने झूठ तो नहीं बोला, कोई डिपॉजिट तो नहीं लिया तुमने, और प्रोटेंशियल नॉर्म्स को बराबर फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड एज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है। अगर ऑडिटर करता है तो उसको कुछ भी अनफेवरेबल या क्वालिफाइड लगता है तो उसके रीज़न बताने पड़ेंगे, और जो भी उसको अगर लगता है कि एक्सप्रेस ओपिनियन नहीं कर पा रहा है तो भी उसको रीज़न बताने पड़ेंगे, ठीक है। लिखा तो डिस्क्लेम करना। देखो बहुत अच्छे से करना, ये क्वेश्चन पेपर में 100% आने वाला है। अगर ऑडिटर को लगता है कि सबमिट एक्सेप्शन रिपोर्ट सबमिट करना है, आरबीआई को कुछ लगता है गड़बड़ हुई है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि ऑडिटर को करना पड़ेगा, इफ ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक रिपोर्ट ऑन अनफेवरेबल एंड क्वालिफाइड स्टेटमेंट करना चाह रहा है, किस वजह से। सबसे पहले जो हमने पढ़ा हुआ है पहले, प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3B एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट 2016 जो हमने अभी पढ़ा था, और एनबीएफसी एनडी वही सिस्टमेटिक डिपॉजिट नॉन डिपॉजिटिंग कंपनी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट नॉन सिस्टमेटिक, उसको लग देंगे यहाँ पे किसी प्रोविजन से नहीं कर रहा है, ठीक है। और क्या करने का, it is required to inform to regional officer of non-banking supervision by RBI on whose jurisdiction company is registered। देखो लास्ट क्वेश्चन बोला कि डिवीजन थ्रू शेड्यूल जो हमारा इंडियस के हिसाब से और इसका शेड्यूल में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले डिफरेंस ये होता है कि ये बैलेंस शीट आइटम इन ऑर्डर लिक्विडेट कर सकते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस है, और ओसीआई अकाउंट ये हम क्या फेस ऑफ प्रॉफिट लॉस बढ़ा सकते हैं। और ये जो डेटर्स आता है, डेटर्स को हम क्या करते हैं, हाउ मच ऑफ क्रेडिट इम्पेयर्ड एंड क्रेडिट रिस्क कितनी बड़ी है बता सकते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे जो रिसीवेबल डेट्स फ्रॉम एलएलपी है, जिसमें रिसीवेबल डेट फ्रॉम एलएलपी है जिसमें हमारा डायरेक्टर इस पार्टनर और मेंबर है, तो उसको भी डिस्कस करना पड़ता है, उसको भी हम सेपरेट डिस्कस करते हैं। और जो हमारा ये सबसे ईजी अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस, अगर हमारा 1% ऑफ टोटल इनकम है तो हमें डिस्कस करते हैं, लेकिन वहाँ पे 1% अगर टोटल 1% 10% वहाँ पर ऐसा है कि 1% और रेवेन्यू और 10 लाख विचेवर इज हायर उसमें करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर 1% और टोटल इनकम ज़्यादा हो गया तो रिपोर्ट करना पड़ेगा।